अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। और हमारा आप ये शो सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक में, और आपका सब 12 बजे तक रहेगा। हमेशा की तरह आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पेज पे लाइव वीडियो के नीचे भी अपने सवालात भेज सकते हैं, और कॉल करने के लिए भी आपको नंबर्स हमारे पता हैं 021111000105 के ऊपर। सामीन, आप जानते हैं कि हर जुमे के दिन हम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से हमारे पास स्टूडियो में डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं और हम सेहत के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज बहुत ही एक अहम शो है। ज़ाहिर है, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और सेहत की राह में अगर बात करें तो सेहत की राह में हर कदम बड़ा अहम होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी के बाद सुनने के बाद नुस्खा आपको लिख कर देता है। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है और जब मरीज़ उस दवा का इस्तेमाल करता है, इन दोनों के मराहिल के दरमियान में बहुत कुछ है। ठीक है, क्या है और क्या आपने कभी सोचा कि एक नुस्खे के बाद क्या होता है, दवा की दुरुस्तगी क्या है, इसकी असलियत क्या है, और क्या ये आपके लिए मुनासिब है कि नहीं, और क्या आपने ये दवा बग़ैर नुस्खे के ख़रीदी है, कहाँ से ख़रीदी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम सबको चाहिए होता है। इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि फ़ार्मेसी जो होती है किसी भी हॉस्पिटल की या आपके मोहल्ले की, उसकी अहमियत क्या है और वहाँ पर कैसी दवाई आपको मिल रही है। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, यानी नुस्खा डॉक्टर का लिखा हुआ और मरीज़ तक का सफ़र, ये क्या है, इसको आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आगा अमार रज़ा मौजूद हैं, इज़ अ सीनियर मैनेजर फार्मेसी, और डॉक्टर इमरान कुरैशी मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर फार्मेसी फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए। मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर आगा अमार साहब से। आप हम पहले भी शो कर चुके हैं इस फार्मेसी के ऊपर। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इज़ वेल नोन हॉस्पिटल नाउ इन पाकिस्तान। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या फार्मेसी का सिस्टम है इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में, जो आपकी फार्मेसीज़ हैं उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया अमर, आपका, आपने इनवाइट किया, और ये सेकंड टाइम है कि आपके साथ हमारा डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के हवाले से अगर डिस्कस करें तो इस वक्त हमारे पास कराची में 4 कैंपसेस हमारे। नॉर्थ कैंपस है, किमाड़ी कैंपस है, गिफ्टिंग कैंपस है, और नाज़ाबाद कैंपस है। इसके अलावा जो आउटरीच हमारी फार्मेसीज़ हैं उसमें बोर्ड बेसन है और स्कीम 33 मद्रास चौक पर है। इसके साथ साथ हमने अभी सक्कर हॉस्पिटल लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट ईयर 2024 में, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट फार्मेसी सेटेलाइट्स के साथ, और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही। तो ये हमारा छोटा सेटअप है। सही। अच्छा इमरान साहब, डॉक्टर इमरान, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम फार्मेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा एक आर्ट होता है कि एक कभी कभी जैसे अब हम अपने मोहल्ले की किसी फार्मेसी में चले जाएं, कोई एक फार्मेसी ऐसी होती है जिसके पास कोई दवाई जो किसी के पास नहीं मिलेगी ना, उसके पास ज़रूर मिल जाएगी। तो जैसे मैं जब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की फार्मेसीज़ की बात करती हूँ, तो आप लोग किस तरह इंश्योर करते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट फार्मा की मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं, जिन बीमारियों की मौसम है और वहाँ उसकी अद्वियात की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिन बीमारी, तो वो किस तरह मैनेज किया जाता है, क्या सिस्टम है अस्सलाम फार्मेसी? वालेकुम। आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास एक पूरा सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम है जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास एक पीएनटी कमेटी मौजूद है जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ें अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कहलाती है। उसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, और इसके ज़रिए हम जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, वो हम गेट करते रहते हैं थ्रू कंपनीज, रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स वगैरह। और उसके ज़रिए हम जो नई जो थेरेपीज़ लॉन्च होती हैं उनको अरेंज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ पेशेंट केयर। और इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि वो मेडिकेशंस जो कि एफडीए अप्रूव्ड हैं और लाइसेंस हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, उनको अवेलेबल करवाएं और पेशेंट की दस्तरस में लाएं, ताकि वो पेशेंट की जो थेरेपी है वो कंप्लीट थेरेपी तक पहुंच सके, ना कि ये हो कि एनए हो जाए, नॉट अवेलेबल हो। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं भी होती, उनके लिए भी हम अप्रोच करते हैं फिर एफडीए से, ड्रैप से, और उसको अवेलेबल कराते हैं।
बिल्कुल। ओके, जब बहुत सारी ऐसी अद्वियात होती हैं जिनको एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हम डिफरेंट वैक्सीन्स की भी बात करें, तो उसकी प्लेसमेंट भी क्या अब हमारे फार्मेसीज़ में तमाम ये चीज़ें भी मौजूद जी, होती हैं? इसके लिए बेसिकली हमें समझना पड़ेगा, हम जो एक आम फार्मेसी में जाते हैं या किसी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल और एक अच्छी सेटअप फार्मेसी पे जाते हैं जहाँ की लाइसेंस फार्मासिस्ट मौजूद होता है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। टेम्परेचर की रेंजेस जो होती है ना, वो नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स उसको टेम्परेचर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा हमने बायोलॉजिकल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो अवेलेबल कराए हुए होते हैं। वो कुछ मेडिसिन 2 to 8 डिग्री रेफ्रिजरेशन पे रखी जाती हैं, कुछ -70, जैसे कि हमारे पास लास्ट कोविड आया था, उसके अंदर एक में वैक्सीन थी जिसकी रिक्वायरमेंट -70 थी, तो हमने उसको फ्रिज को इम्पोर्ट किया और उसको उसके अंदर वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया। हमारे पास 24/7 एक सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि आया टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, और उसके मुताबिक हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बैकअप हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स मौजूद होते हैं और पूरा एक सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम का हम फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में आपके पास फार्मेसीज़ अवेलेबल हैं या डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स हैं या सप्लाई साइट्स हैं, उसके अंदर इसकी लेकिंग होती है, जिसकी वजह से जो दवाई, जो अद्वियात जिसको आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं, वो पेशेंट तक पहुंचने से पहले डिग्रेड हो सकती है। तो इसके लिए आज ज़रूरी है कि आम पब्लिक को इसको इंश्योर करें कि जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं आया दे आर टेम्परेचर कंट्रोल मेडिसिन, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर भी है उसकी भी हमारे पास जो लिमिट होती है वो 25 डिग्री है। अब जो आजकल आप कराची का टेम्परेचर इस वक्त 38 to 40 होगा ईजिली, और अगर आप किसी एरिया की फार्मेसी में जाते हैं, लोकल फार्मेसी को विजिट करते हैं, तो वहाँ कोई टेम्परेचर कंट्रोल करने का प्रोग्राम नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैज़ टू बी डिग्रेडेड, और पेशेंट को जो दवाई जिस हालत में पहुँचनी थी वो नहीं पहुँच पाती। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है, फार्मासिस्ट हैं, पूरे इक्विपमेंट मौजूद हैं, और हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि वो टेम्परेचर कंट्रोल मेडिसिन पेशेंट तक पहुँचाने तक वो उसकी जो कोल्ड चेन है मेंटेन रहे। इवन कि हम जब रेफ्रिजरेटर मेडिसिन जो होती हैं वो पेशेंट को डिस्पेंस ऑफ करते हैं, तो उसके साथ आइस पैक्स या कोल्ड पैक्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जब तक वो कैरी करें, और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट उसको इंश्योर करे उस मेडिसिन की स्टोरेज को। बिल्कुल जी डॉक्टर अमार, दवाई लेने मैं आपके पास आती हूँ नुस्खा लेकर, तो वहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं उनकी क्या स्पेशलाइजेशन होती है? क्या हर शख्स, मैं भी किसी फार्मेसी में जाके जॉब करना चाहूँ तो खड़े होकर दवाई का नाम देख कर डब्बा उतार के दे सकती हूँ? अच्छा देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह का एक प्रोटोकॉल है, एक क्राइटेरिया है। इसी तरह फार्मेसी में एंटर होने के लिए क्राइटेरिया है। वहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक फार्मासिस्ट लेवल के हैं और एक टेक्नीशियंस हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास B.Pharm या PharmD की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है। जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो ट्रेनीज़ कहलाते हैं, इनिशियल स्टेज होती है, उसके 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं अगर उनकी अच्छी वर्किंग रही है 1 साल में। आफ्टर 2.5 years दे विल बी स्टाफ फार्मासिस्ट, देन सीनियर फार्मासिस्ट, देन सुपरवाइजर लेवल, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये एक हायरार्की है। ठीक है। इसी तरह जो असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट के लिए 1 से 2 साल, 1 साल का डिप्लोमा होता है फार्मेसी लेवल का। वो जब करके आते हैं उसके बाद अपॉइंट होते हैं, आफ्टर इंटर होता है। तो ये क्राइटेरिया हमारे यहाँ फार्मेसी में इंटर होने का। जहाँ तक प्रिस्क्रिप्शन की बात है तो वाकई एक आर्ट है, और असल बात यह कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। हमें ये पता होता है कि नॉर्मली ब्रांड्स कौन से, हम जो प्रैक्टिस में रहते हैं जेनरिक के साथ ब्रांड्स को देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रीड करते करते हमें चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, और स्ट्रेंथ से भी बाज़ औक़ात हम निकाल लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी ऐसा भी होता है कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को पढ़ना और समझना। तो फिर हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, कंसल्ट करते हैं उससे, ये आपने क्या लिखा था, कौन सी डोज थी, क्योंकि एज और वेट के साथ हमें उसको कोरिलेट करना होता है। इसी तरह आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हम काउंसलिंग किस तरह करते हैं, बेसिकली जो काउंसलिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, पेशेंट को डॉक्टर डायग्नोस करने का बता देते हैं मेडिसिन ये जाएगी सुबह दोपहर शाम लेने, लेकिन बिफोर मील, आफ्टर मील किस तरह लेनी है, उनको पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ खानी है, ये तमाम प्रोटोकॉल फार्मासिस्ट उनको इन्फॉर्म करता है। इसी तरह अगर आपकी मेडिसिन सिर्फ रात को लेनी है और आप दिन में ले रहे हैं तो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर मॉर्निंग में लेने से क्या होता है, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते उसको। नाइट में आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को मेंटेन कर रही है, मॉर्निंग में अगर आप लेंगे उसको तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ना आप नॉर्मल अपनी वर्किंग कर सकेंगे, ना ही ड्राइविंग कर सकेंगे, और ज़ाहिर ज़िंदगी के तमाम जो अवामिल मुतासिर होते हैं उससे। तो ये पूरी काउंसलिंग है जो पेशेंट को की जाती है।
बिल्कुल ज़ाहिर है काउंसलिंग होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो मल्टीपल मेडिसिन बिल्कुल। पे होते हैं, तो उनके लिए क्या हदायत होती है? अच्छा देखिए, मल्टीपल मेडिसिन के लिए हमें पहले एक दफ़ा देखना पड़ता है इनका ड्रग इंटरेक्शन ना हो और फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन ना हो। हाँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी बिल्कुल, मेडिसिन होती है जिसपे किसी फूड के साथ इंटरैक्ट नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। इस पे थोड़ा सा बिल्कुल। बताइएगा प्लीज़। ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है हमारे साथ कि अगर ड्रग इंटरेक्शन है, जैसे मिथोट्रेक्सेट है, फॉलिक एसिड है, फॉलोनिक एसिड है, इस तरह की मेडिसिन जिनका ड्रग इंटरेक्शन होता है, इस तरह बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें अगर कहीं इंटरेक्शन आ रहा है उनका, ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट, तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ पहले हम डॉक्टर से बात करते हैं कि ये इंटरेक्शन है, इसको अब आप इंटरेक्शन में 3 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, माइनर, मॉडरेट और फिर सीवियर। अगर सीवियर इंटरेक्शन है तो उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होता, बल्कि उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है हमें। अगर मॉडरेट तो उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं दवा कंसल्टेंट्स के साथ। अगर वो कंसल्टेंट एग्री हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, वरना वो ऑल्टरनेट पे जाते हैं उसको। इसी तरह फूड ड्रग इंटरेक्शन में अगर देखा जाए तो ग्रेप फ्रूट जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है डायबिटीज़ वालों के लिए, तो हमें इसलिए हम तो उसको डायबिटीज़ वालों को ग्रेपफ्रूट नहीं खाना चाहिए? मेडिसिन के साथ, मेटफॉर्मिन के साथ या दूसरे मेडिसिन के साथ इसको अवॉइड करते हैं। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट। सही, मेटफॉर्मिन मींस ग्लूकोफेज या जी, जी, न्यूरोपार। जी। अच्छा, ये आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है स्लो कर देता है और उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होता। आपकी इंसुलिन वैसी सिक्रीशन स्लो होती है और ये स्लो कर देता है, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा होता। हम परेशान होते हैं कि मेडिसिन का रिजल्ट नहीं आ रहा, शुगर लेवल कम नहीं हो रही, तो वहाँ हमें एक मरतबा इसको कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए। बेसिकली फार्मासिस्ट का रोल यही है कि जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो डिस्कस करे, डोजेज डिस्कस करे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करे और उनके साइड इफेक्ट डिस्कस कर लें। नॉर्मली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया वोमिटिंग है जो होती हैं, तो पेशेंट को बताना पड़ता है अगर ये आए तो परेशान नहीं होइएगा, इसके अगेंस्ट ये मेडिसिन लेनी होगी आप। ठीक है। ये सिस्टम होता है। मैं चाहूँगी डॉक्टर इमरान, ये बड़ा अहम चीज़ है कि स्पेशली डॉक्टर इमरान ने बताया कि मेडिसिन का इंटरेक्शन जो है समटाइम आपको परेशान कर देता है, और वाकई में अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट और एक एज में आके आर्थराइटिस और देयर आर सो मेनी अदर थिंग, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट का भी मसला है, देयर आर अदर इश्यूज़। और वो मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मैं लोगों को भी देखती हूँ कि एक एज में आके लोग मुट्ठी भर के जो है ना वो दवाई खा रहे होते हैं, ठीक है, और लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि यार इस दवाई के साथ ये खानी है कि नहीं, कैल्शियम के साथ आयरन खाना है कि नहीं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी अपना व्यू इसमें दीजिए ज़रा। अच्छा देखिए, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ एक मेडिसिन होती है रेमिपेरेल, जो कि उसको उसके हाइपरटेंशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट है कफिंग, ड्राई कफ। बाजू का ऐसा होता है कि आप किसी आम फार्मेसी से या किसी नॉन प्रोफेशनल लोगों से परचेज़ कर लेते हैं तो वो गाइड नहीं कर पाते। हो ये रहा था कि उस केस के अंदर वो मेडिसिन टेकिंग कर रहा था पेशेंट और उसकी ड्राई कफ रिलीव नहीं हो रही थी डिस्पाइट ऑफ यूजिंग सेवरल कफ सिरप्स एंड अदर रेमेडीज। सो वी हैव इंटरवीन एंड वी हैव स्विच अवर फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर ARB। तो इट्स कफ हैज़ बिन गॉन। तो इससे ये हुआ कि फार्मासिस्ट ने ना सिर्फ उसकी जो कॉस्ट थी थेरेपी की वो बचा ली, उसकी पॉलीफार्मेसी बचा ली। पॉलीफार्मेसी मीन्स एक से ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ हो रही थी, तो जाहिर सी बात है अब कफ के लिए अलग सिरप ले रहे थे आप और उसके लिए मेंटेन करने के लिए अलग ले रहे थे। तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोच होते हैं, ये पूरी साइंस है। ड्रग इंट्रैक्शन, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू इज़ एन आर्ट। सिर्फ इसके अंदर आपने एक चीज़ नहीं देख लेनी कि डोजेज को देख लेना है या फ्रिक्वेंसी को देख लेना है या ड्रग इंट्रैक्शन को देख लेना है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन को देख लेना है, उसकी मिनिमम डोज को देख लेना है, मैक्सिमम डोज को देख लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके ADRs और एवरीथिंग यू हैव टू विजुअलाइज। ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग के साथ आता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका एक अच्छा सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद 1 ईयर के बाद जैसे आजकल ये अवेयरनेस नहीं है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस तरह एक डॉक्टर पास आउट होने के बाद MBBS हाउस जॉब करता है, इसी तरह एक फार्मासिस्ट भी करता है। उसका भी 1 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम होता है जिसके बाद वो एक कंप्लीट फार्मासिस्ट बनता है। उस प्रोग्राम के अंदर हम इंश्योर कराते हैं कि उसको ये सारे आर्ट, ये टेक्निक्स और ये सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो प्रिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा रिव्यू करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और इस पे सेवरल आर्ट्स लग सकते हैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो कॉस्ट ऑफ थेरेपी आती है। फार्मासिस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी को बहुत कम कर सकता है अगर वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे, डोजेज को एक्यूरेट करे। आप
आपके ADRs को कम कर दे, साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर दे, नंबर ऑफ मेडिसिन को कम कर ले। इसके लिए सारा डिपेंड करता है कम्युनिकेशन लेवल्स पे। आपकी कम्युनिकेशन मल्टीपल होता है। आपका कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन विद नर्सिस अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन विद पेशेंट अच्छा होना चाहिए। फार्मासिस्ट का रोल बेसिकली जो स्टार्ट होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्रॉम एट द टेकिंग टाइम ऑफ द पेशेंट। ये जब तक पेशेंट वो मेडिसिन ले ना लेता है और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स, वहाँ तक फार्मासिस्ट का रोल चलता है। तो इसके लिए आपको ये बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और इस तरह से हम रिड्यूस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि ज़ाहिर है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में माशाल्लाह से काफ़ी सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग सर्जन्स हैं, देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट्स आल्सो। तो क्या समहाउ डॉक्टर और जैसे फार्मेसी आप लोग पूरा देख रहे हैं, इसमें इंटरेक्शन होता है सम? देखिए ये तो बेसिकली एक पार्ट है हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का कि हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा रखते हैं वो ही इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है पेशेंट केयर पे। आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत इन्हांस होना चाहिए, आपका हर डायलॉग्स होना चाहिए। बाजू का ज़रूरी नहीं फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन 100% एक्सेप्टेंस हो, 100% 98% एक्सेप्टेंस होती है, 2% रिजेक्शन भी होती है। उसके लिए हम डायलॉग्स करते हैं डॉक्टर्स के साथ, डिस्कस करते हैं, अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं, थ्रू फोन कॉल्स डिस्कस करते हैं, थ्रू ईमेल्स डिस्कस करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग डिस्कस करते हैं। और ये आजकल इमर्जिंग एक रोल है फार्मासिस्ट का। इवन कि जो हमारे अच्छे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन में या दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। दे आस्क द डोजेस, करेक्ट डोजेस फ्रॉम अस, एंड दे टेल अस द सिनेरियो एंड आस्क आवर सजेशंस। वी आर हेल्पिंग इन राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। और इस तरह से अब ये नया रोल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन लास्ट 3 to 5 ईयर्स से ये रोल भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर फार्मासिस्ट अपना पूरा रोल प्ले कर रहा है अच्छी जगहों पे। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करूँगी कि अब देखें कि हम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की फार्मेसी के सिस्टम को डिस्कस करें, जो एक हॉस्पिटल की उसमें भी है, बाहर भी हैं। तो अब जो नॉर्मल फार्मली जो आपके मोहल्ले में फार्मेसीज़ हैं, उसमें इसमें कितना डिफरेंस है? अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो किससे डिस्कस करेगा? बस वो उसी वक्त आपको बता देगा सिर्फ। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ड्यूरिंग अ कोविड एरा। आई फाउंड वन प्रिस्क्रिप्शन इन विच द पेशेंट टेक, अच्छा, एक जो पेशेंट था वो मेडिसिन एंटीबायोटिक, एक 60 ईयर्स ओल्ड लेडी थी जो कि तकरीबन मेडिसिन को टेक कर रही थी मोर देन 3 मंथ्स एंटीबायोटिक, एंड द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हैज़ बिन जो वहाँ का डिपार्टमेंट था वो उसको डिस्पेंस किया जा रहा था। वो एक मोहल्ले की फार्मेसी थी। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मैं वहाँ मौजूद था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप 3 मंथ से कैसे ले सकती हैं? एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन 7 days, 14 days, 15 days, 21 days इस तरह से होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हैज़ लीव, कोविड की वजह से डॉक्टर ने आजकल OPD नहीं कर रहे तो मैं ले रही हूँ। तो फिर देन आई immediately stop and I asked the name of the doctor। और फिर मैंने उन्हें कॉल की और उनसे डायलॉग्स किए, कम्युनिकेशंस की, और उनकी वो दवाई को रोका। लेकिन अगर वो इसी तरह लेती रहती हैं तो वो सीवियर साइड इफेक्ट की वजह से सीवियर मोर्टिलिटी हो सकती थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था। डॉक्टर अमर, आप इस पे क्या कहेंगे कि ज़ियाउद्दीन फार्मेसी और अदर फार्मेसी में मैं इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि ज़ाहिर है हम सब लोग आसानी होती है कि भाई साथ में ही फार्मेसी और जाके लेके आ जाए, तो ज़ाहिर है महीने की मेडिसिन सब कोई ना कोई ख़रीद रहे होते हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि कहीं से भी हम ख़रीद लें? अगर हम बड़े बड़े जर्नल स्टोर्स की बात करें, हम नाम तो नहीं ले सकते, जो बड़े मॉल्स के अंदर या बड़े बड़े स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स और उनके अंदर एक पूरी पूरी फार्मेसीज़ खुली हुई हैं, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें आपके उससे? अच्छा, देखें, जो कॉन्सेप्ट है फार्मेसी का उसमें 2 चीज़ें, एक OTC मेडिसिन, एक नॉन OTC मेडिसिन। OTC मेडिसिन वो होती हैं जो ओवर द काउंटर होती हैं, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में लेती हैं, जो पैरासिटामोल वगैरह, डिस्प्रिन है। नॉन OTC मेडिसिन वो है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं जाती। यहाँ प्रैक्टिस ये है हमारे पास, जो इस वक्त मोहल्ले की आप फार्मेसी की बात कर रहे हैं, कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जा रही हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए, और आप हमें नहीं पता होता कि वो कितने अरसे, और जिस तरह इमरान ने कहा कि कितने अरसे कब तक इस्तेमाल हो रही। प्रिस्क्रिप्शन पे एक लिमिट होती है कि 3 days, 5 days, 7 days, 1 month, 6 month एक लिमिट है। नॉर्मल आपके स्टैटिन्स जिस तरह कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन 3 months 6 months तक चलती हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक टेस्ट अपने कराने होते हैं और फिर वो मेडिसिन दोबारा से रिकंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। फार्मेसी, अगर आप मोहल्ले फार्मेसी में जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेगा, 1 साल पुराना भी प्रिस्क्रिप्शन है तो मेडिसिन इशू कर देगा। हमारे पास एक सिस्टम है कि हम उसको एवेल्युएट करते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन अब वैलिड है या नहीं है। सही बात है। ये चीज़ आपको सब जगह नहीं मिलेगी। जितनी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ हैं और डेवलप्ड फार्मेसीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिस्टम है, फार्मासिस्ट को एग्जामिन करता है एक मरतबा प्रिस्क्रिप्शन को कि भाई हमें क्या देना है क्या नहीं देना, जिसकी वजह से अगर एक्सेस मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी किडनीज इफेक्ट करेंगी, मतलब आप नई डिजीज़ का शिकार हो, नई बीमारी का शिकार हो रहे हैं,
ना कि हम ट्रीटमेंट हमारा चल रहा हो। देखिए, हम क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो नहीं इंक्रीज कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक अकीदा है कि हमारा क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखना पड़ेगा। इसी तरह सेल्फ मेडिकेशन और एक्सेस मेडिकेशन जो है उसके इस्तेमाल से महफूज रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे हम बात करते हैं अदर देन मेडिसिन के अलावा भी आपकी फार्मेसी में जैसे इंजेक्शंस हो गए, आपकी बहुत सी ऐसी अदर चीज़ें होती हैं जो मेडिकल के प्रोसीजर्स और इन तमाम चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उसकी प्रिकॉशंस का कितना ख्याल रखा जाता है, उसकी डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? बहुत सारे लोग इंजेक्शन खरीदने के लिए साथ में सिरिंज भी देते हैं, तो इस पे क्या आप कहेंगे? अच्छा देखें, पाकिस्तान में पिछले 3 साल के अंदर 3 से 5 साल में एक नया सिस्टम आया कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस अवेलेबल होना शुरू हुई हैं। उन सिरिंजेस का फ़ायदा ये है कि सिंगल यूज़ के बाद वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती हैं आपको, वो लॉक हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस, मतलब सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट आ गया था, जो कि एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए एक ज़रिया था फैलाने का उनका। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह यहाँ ड्रिप सेट और क्या नाम है, सिरिंजेस के साथ साथ कैनुलास वगैरह रीयूज़ होते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो इस पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डिसीजन होना चाहिए, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें भी रीयूज़ ना हो सकें। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक अहम पार्ट है, बिल्कुल। बस मैं आखिर में ये जानना चाहूँगी कि स्पेशली एक सवाल ये था कि जो आपकी फार्मेसीज़ हैं हॉस्पिटल के अलावा कौन-कौन सी एरिया में, ये बता दें? बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, स्कीम 33, मद्रास चौक। ठीक है। अच्छा, इनकी टाइमिंग्स क्या हैं? क्योंकि फार्मेसी आपको होता है ना कि 24 घंटे खुली हुई अच्छा, ये आउटलेट जो है हमारे या आउटरीच फार्मेसीज जो हैं, ये सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुली होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि जो एजिड पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी काउंसलिंग हमारे लिए थोड़ा सा हाँ, एडल्ट वैसे 70+ 80+ आते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए अगर कोई फैमिली मेम्बर आ जाए ना तो बड़ा फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि वो बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात जिनके लिए हम जिनको काउंसिल कर रहे होते हैं, वो बाज़ वक़्त क्या होता है, उनको याद नहीं रहता मेमोरी। अच्छा, मेमोरी का इशू सबके साथ है, उनके साथ भी है और उनके साथ ज़्यादा है, तो हमें वो मेडिसिन स्किप कर देते हैं अपनी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो वो हम 10 मरतबा काउंसलिंग कर लें, लेकिन उनको लिख के भी देते हैं हम इसीलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कोई फैमिली मेम्बर साथ आ जाएगा ना तो उनको काउंसिल करना आसान हो जाएगा। तो इससे बुजुर्गों के लिए हमारे नज़दीक बुजुर्गों की बहुत अहमियत है, तो उनको अकेला ना भेजें, कम से कम उनके साथ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जरूर है। नहीं, सही बात है, ये बड़ी अहम बात है कि मैं समझती हूँ कि मैं भी अपनी वालदा की अद्वियात खरीदती हूँ, तो मैं कभी उनको नहीं कहती कि वो खुद खरीदें। और मैं समझती हूँ कि ये सारे एडल्टली एज में कुछ मेडिसिन होती हैं जो बेचारे रोज़ खा रहे होते हैं, तो आप महीने के शुरू में टाइम निकाल के पूरे महीने की एक साथ ही खरीद के ले आएँ, ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम होती है कि सुबह दोपहर शाम की दवाइयाँ भी खानी होती हैं उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग एक और चीज़ भी करते हैं, इसमें मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे आपको पता है ना कि बॉक्सेस मिलते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग और उसमें, तो आप डॉक्टर इमरान आप बोलना चाहें, जो को बताना चाहें, तो लोग क्या करते हैं कि पत्तों से मेडिसिन निकाल के ना वो निकाल देते हैं कि ताकि याद ना रहे, या जल्दबाजी में बस इसको जल्दी से खा ले, तो इस पर ज़रूर नहीं, बताइएगा। देखिए इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो इंग्लिश में होता है प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा, और उसके ज़रिए तो हमारे लिटरेसी रेट आपको मालूम है क्या है, तो हर कोई हर चीज़ नहीं रीड आउट कर सकता, और एक टर्म्स होती हैं BD, TDS, QID, एट बेड टाइम, HS, ये सिर्फ फार्मासिस्ट कर सकता है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने कलर्ड स्टिकर्स इंग्लिश और उर्दू के अंदर प्रिंटेड कराए में। जैसे हम किसी को डोज डिस्पेंस कर रहे होते हैं, वो कलर्ड स्टिकर्स हम उस पर स्टिक कर देते हैं, चुस्पा कर देते हैं, और उसके अंदर वो सारी उर्दू में भी होती है और इंग्लिश में भी। अगर किसी पेशेंट को 2 दफ़ा दिन में लेना है तो उस पर सुबह और रात लिखा हुआ होता है, अगर 3 दफ़ा लेना है सुबह दोपहर रात, और इसी तरह इंग्लिश में भी मेंशन। 1+1 नहीं, हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि पेशेंट के कोई भी घर का मेंबर या खुद वो रीड आउट करके अपनी दवाई खुद से ले सके। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा ऑक्सिलरी लेबल्स खिलाते हैं हमारी टर्म्स में, हम उस पर बहुत अच्छा हमने काम किया हुआ है। उसके ज़रिए हम उसके अंदर जैसे कुछ दवाइयों को आप डाइटरी
डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं ले सकते, लाइक मिल्क के साथ नहीं ले सकते, ब्रेड के साथ नहीं ले सकते, इस तरह। तो वो भी हम उर्दू के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं उसके बॉक्स पे। और वो जो दवाइयाँ निकाल के हम रख देते हैं सुबह दोपहर एक एक हफ्ते की दवाई, नहीं, हम उसको डिस्करेज करते हैं कि वो, क्योंकि आप एक्सपोज कर देते हैं एयर से, कंटामिनेट हो सकती है प्रोडक्ट आपकी, तो हम ये इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि पेशेंट को जब लेना हो वो आराम से अपने बॉक्स को रीड आउट करे उर्दू में अपनी इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में, और उसी वक्त कर दे। इवन कि हमारे पास हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की हुई है, हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज के एम्प्लॉइज़ भी मौजूद होते हैं। लाइक कोई अगर पश्तून पेशेंट है और वो नहीं समझ रहा, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको काउंटर पे लाके उसको उसकी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और हमारे फार्मासिस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सिंपल वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस के आते हैं, जिसके ज़रिए हम उनको इनकरेज करते हैं उसके लिए, और वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान और डॉक्टर अमार। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों ने फार्मेसी सिस्टम को समझाया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स के लिए ज़ियाउद्दीन फार्मेसी की तरफ से? ज़ियाउद्दीन फार्मेसी की तरफ से एक मैसेज ये है कि जब भी मेडिसिन लें ये ज़रूर देख लें कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, या ये कि वही नाम है जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, अगर वो क्लियर लिखा हुआ है। दूसरी बात ये, सवालात आप जब फार्मेसी पहने तो सवालात किया करें कि हमें ये इशू आ रहा है। खामोशी से आके खामोशी से मेडिसिन लेके जाना ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बाद में आपके सवालात होते हैं, आप सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट अवेलेबल है, फार्मासिस्ट का काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको काउंसिल करें, आपको बताएं कि कौन सी मेडिसिन किस तरह लेनी है, ताकि आपको जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वही आए, जो असल ज़रूरत है हमारी वो पूरी हो सके, ना कि आप दवा खाते रहें और आपको नुकसान होता है इसका। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर इमरान? जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि कहीं से भी दवाई को परचेज करते हुए इंश्योर करें कि आप ऑथेंटिक जगह से ऑथेंटिक मेडिसिन ले रहे हैं। उसके लिए आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ लाइसेंस फार्मासिस्ट मौजूद है या नहीं। आप देख सकते हैं कि वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल है या नहीं। आप एक्सपायरी ज़रूर रीड आउट करें। कभी भी कटिंग मेडिसिन को ना परचेज़ करें। अगर कटिंग ले भी रहे हैं तो उनसे बोलें बॉक्स से देख के उसके ऊपर मेंशन करके आपको दें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप इंश्योर करें सेफ्टी हमारे जो कि बहुत कंप्रोमाइज़ है हमारी कंट्री में, और इसको मिनिमाइज होना चाहिए। थैंक यू। कैसा लगा वैसे आप लोगों को शो पे आके? बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें चांस दिया ताकि हमारे जो हमारी पब्लिक है उस तक हम इंफॉर्मेशन को। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमार और डॉक्टर इमरान, आप लोगों का आने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बड़ा अहम टॉपिक था, जिस पे हम वैसे तो बीमारियों पे बात करते हैं, लेकिन दवाई का इस्तेमाल और क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और किस ऑथेंटिक फार्मेसी से ख़रीदना है, ये बड़ा अहम है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की फार्मेसी से आप जाके ज़रूर अद्वियात ख़रीदिए। और मेरे ख्याल में हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसीज़ होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपको मशवरा भी आसानी से मिल जाता है। अपना ख्याल रखिए।